हेलो आप लोगों को। चलो नेक्स्ट सेट का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। पहले आप आंसर्स को मैच कर लो प्लीज। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है ये बहुत अटपटा अरेंजमेंट था। जैसे देखिए आप, द टीनी बैक्टीरियल प्लांट्स दैट लिव इन सॉइल हेल्प प्रिपेयर। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि अगर यहां लिखा हुआ है द फॉर्मर वर्क्स वेरी हार्ड, फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल होता है जब आप दो चीजों में, पहले वाले को बोलते हो तो फॉर्मर, दूसरे वाले को बोलते हो तो लेटर। और यहां पे दो चीजें तो नहीं है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की बात हो रही है और फॉर्मर और लेटर में से कहीं कोई चर्चा नहीं मिल रही है। ये कंफ्यूज करेगा। दूसरा कि दीज सॉइल बैक्टीरिया, बट लगाने के बाद लेकिन लगा रहे हो, बट दिस सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल, तो इसके अपोजिट में कोई मीनिंग चाहिए था। तो हो सकता है कि आप सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, इसके बाद क्यू का अटपटापन बैठ रहा है मीनिंग वाइज भी। सो व्हाट आई फेल्ट कि अगर मैं 1 नंबर लूं, उसके बाद मुझे स्टार्ट करना हो इंट्रोडक्शन टाइप का ही, इससे जुड़ा हुआ, उसके बाद कौन सा हार्मफुल है, कौन क्या करता है, वो अगर देना हो, तो तुम्हारे पास आर के अलावे और कोई सेंटेंस नहीं है। देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सॉइल। एक फर्टाइल सॉइल के क्यूबिक इंच में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। यही सबसे पहले बोलना होगा, उसके बाद बोलेंगे कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हेल्पफुल होते हैं। तो आर तुम्हारा फंस जाएगा और उसी के चलते मैंने आंसर ये चुना है। अदरवाइज अरेंज करने में ये क्वेश्चन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग से अरेंज किया होगा तो यू वुड हैव बीन क्वाइट कंफ्यूज्ड। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी, बाय होम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। सो तुम्हारा आंसर यहां जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा कि आप डिड भी निखर रख रहे हो और वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म भी डाल रहे हो। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं आएगा। सीधा या तो हम इसको करते ही डिड हेल्प। डिड हेल्प का मतलब इस हेल्प पे जोर डालने के लिए बहुत बार, जैसे आई डिड कम, ये कम यहां भी वन है। आई डिड कम का मतलब कभी कभी बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, मैं आ ही तो गया, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। कम पे जोर डालने के लिए हम भी1 के, डिड के साथ भी1 इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कि या फिर हम इसको सीधा डिड हटा के ही हेल्प द पुअर, दोनों में से कोई भी एक रख लो। नेक्स्ट मूव कीजिए। द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ एंड लिविंग मैटर। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप में से जूलॉजी लिखा हुआ हो, आप में से कुछ लोगों ने चुना हो, बट जरा क्वेश्चन देखिए, फिजिकल लाइफ एंड लिविंग मैटर, लिविंग बींग्स नहीं, उसमें ऐसे सारे जब जीवों के अलावे ऐसे सारी चीजें जो कि लिविंग में काउंट होती हैं। सो आपके उस हिसाब से ये जूलॉजी नहीं जाएगा, ये हो जाता है फिजियोलॉजी। लिविंग चीजों का फिजिकल प्रॉपर्टी करने के लिए हम फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। करेक्टली एक्सपर्ट, लेथार्जी, आलस। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो अगेन, फिर से देखो, पहला वाला प्रोनाउन 1 नंबर में डिटरमाइनर, यहां पे कंजंक्शन, यहां और यहां वर्ड्स। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था। वाइल्ड मंकीज आर अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स इन मेनी एरियाज इन जापान। वो जापान में फार्मर्स के लिए परेशान करते हैं। अब चूंकि वाइल्ड मंकीज दिया हुआ है इसलिए दे चला जाएगा। दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स टू डैश द टेस्टी वेजिटेबल्स, वो इट ही जाएगा ना, पैसेज बहुत आसान है।
टू ईट द टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स, जो खेत में ये सब होता है उसको खाने के लिए आते हैं। डैश ईयर, अब जरा सोचना, ये जो ईयर लगा हुआ है, अब हम ऑल ईयर तो कर नहीं सकते, द होल ईयर होता। अब तुम्हारे पास दिस ईयर और एवरी ईयर। दिस ईयर का मतलब इस साल उन्होंने क्या किया ये बताएंगे, और एवरी ईयर मतलब हर साल उनकी हैबिचुअल एक्टिविटी क्या है। दे कॉज हैवी डैमेज, सो दे कॉज लिखा हुआ है, जबकि मैं बोलूं कि दिस ईयर आई गो नहीं, आई वेंट। अगर दिस ईयर होता तो तुम्हारा दे कॉज्ड, इस साल उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाया, लेकिन वो हर साल की बात करेंगे। सो एवरी ईयर दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स। नेक्स्ट, द फार्मर्स आर फाइटिंग बैक। बट का मीनिंग चाहिए ना, और बट का मीनिंग सिर्फ इससे आएगा। तुम अगर यहां देखो तो नॉर्मल तुम्हारे पास मीनिंग आ रहा है बट, लेकिन और तो कोई जाएगा नहीं। अगर ऑल दो डालोगे तो ऑल दो के साथ दो सेंटेंस होना चाहिए। ऑल दो फार्मर्स आर फाइटिंग बैक, दे आर नॉट विनिंग इट, ऐसा कुछ करना होगा। मोर ओवर, इसके अलावे, तो इस चीज के अलावे एंड ऑल्सो का मीनिंग देता है मोर ओवर। हाउएवर इज इक्वल टू बट, एंड बिकॉज द फार्मर्स आर फाइटिंग बैक, कोई मीनिंग नहीं देगा, सेंस नहीं देगा। इन 2005 a small village in Nagano डैश अ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या करेगा। अब अगर कंटिन्यूड प्रोग्राम तो होगा, उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया। इंस्टिगेटेड, भड़काना होता है, वो नहीं होगा। आपका ये दोनों का मतलब स्टार्टेड होता है, लेकिन इम्बार्क के साथ ऑन लगाना जरूरी होगा। इम्बार्क ऑन करोगे तो तुम्हारा वही मीनिंग आएगा जो स्टार्टेड होगा। सो स्टार्टेड मीन्स इम्बार्क ऑन, और चूंकि ऑन नहीं है इसीलिए तुम्हारा दे स्टार्टेड अ प्रोग्राम। आई होप कि तुमको कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। नेक्स्ट, ऑपोजिट मीनिंग चाहिए हार्मनी का, तो हार्मनी का होता तो स्ट्राइफ ही होगा ना। हार्मनी मतलब आपस में एकता, और स्ट्राइफ मतलब विवाद। क्रुएल्टी जानते हो, अनवायंस मतलब नाराजगी, और मिसचिफ मतलब दुष्टता, हमारी एक्टिविटी में कुछ बुराई है। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में तुम अब देखो, पता नहीं इसको आपने कैसे हैंडल किया है, मेरा अपना ओपिनियन। ग्रोटेस्क, ब्यूटिफिक, ये ब्यूटी से नहीं बना हुआ है, ब्यूटिफिक है। एक्सक्विजिट एंड कम्बरसम, अब चारों वर्ड अननोन दिया हुआ है। अगर आपका वर्ड स्टॉक ठीक है तो आराम से आप बना लीजिएगा, अदरवाइज आपका अगर गलती होगा तो फिर से 0.5 माइनस में चला जाएगा। आप देख लेना, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग बहुत क्लियर है कि ये मूर्ति ऐसी थी कि लोग डर से इसको देखते थे, डर से। बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे। अब ग्रोटेस्क का मतलब होता है बहुत विकृत टाइप का, एकदम बेढंगा, बहुत खराब। क्योंकि एक्सक्विजिट मतलब शानदार, एक्स्ट्रॉर्डनरी। कम्बरसम का मतलब होता है कोई प्रोसेस जो बहुत धीमे धीमे चले, डल टाइप का प्रोसेस। और ब्यूटिफिक, कोई किसी का चेहरा, किसी की खूबसूरती या स्माइल जो बहुत पीसफुल लगे, मेरे को बहुत आंतरिक खुशी दे दिल से, इसको ब्यूटिफिक बोलते हैं। शांति, सुकून देने वाला। तो तुम्हारे पास ऑप्शन में सिर्फ ग्रोटेस्क बचा हुआ है। मूव कीजिए, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक बोलते हैं जब आप वार्निंग दे रहे हैं कि हम लोग फुल फ्लेजेड स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वो हाथ में नहीं, आदमी काला बिल्ला वाला लगा लेता है, बैच वैच, कि हम नाराज हैं, उसी को टोकन स्ट्राइक कहा जाता है। फुल फ्लेजेड स्ट्राइक पे जाने के पहले का टाइम, दैट इज टोकन स्ट्राइक। गेट रीड ऑफ को पूछ रहा है कि इंप्रूवमेंट क्या करेंगे। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना होता है किसी चीज से। इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट डैश शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग से आदमी छुटकारा नहीं पा सकता है, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही ना, उसमें कटौती कर सकता है, उसको उससे छुटकारा नहीं पाएगा।
कट डाउन ऑन दैट इज कटौती करना, कर्टेल। पुट अप विथ दैट इज टॉलरेट, बर्दाश्त करना किसी को। गेट ऑन विथ टू प्रोग्रेस, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ध्यान रखना है कटौती करना होगा, उसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, चीजें कुछ ना कुछ तो खरीदनी होंगी। वाई आर यू लुकिंग, तो आई सेड वाज लुकिंग होगा ना, वाज लुकिंग आर लगा हुआ है, एक वाज लुकिंग, वाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड टू हिम या आई आस्क्ड हिम, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड बनेगा। सो ये क्वेश्चन आसान था। कोर्स का सही मीनिंग तुमसे पूछ रहा है, और कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। चाइल्डिश, बच्चे की तरह। फेयर, न्यायपूर्ण या उजला। हॉटी, घमंडी। और रफ, खुरदरा का डायरेक्ट मीनिंग। कोर्स, एक मिनट, अगर हम कोर्स बिहेवियर के साथ इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है, कोर्स बिहेवियर का मतलब रफ बिहेवियर, असभ्य बिहेवियर, असभ्य, अनसिविलाइज्ड। उसका भी मीनिंग कुछ यहां पे नहीं दिया हुआ है। सो इसका जो जनरल मीनिंग होता है, दैट विच इज नॉट स्मूथ इज कॉल्ड कोर्स। यहां पूछ रहा अपोजिट मीनिंग, फ्लेक्सिबल का उल्टा तो रिजिड हो जाएगा। फिजिबल होता है कोई भी आइडिया जिसको हम आसानी से कार्यान्वित कर सकें, वर्केबल, दैट विच कैन बी पुट इन टू एक्शन वेरी इजिली। कोई भी आइडिया जिसको हम आसानी से कार्यान्वित कर सके, दैट इज कॉल्ड फिजिबल आइडिया। इस सेंटेंस को देखो, ऑर्डर करना है। माई अंकल मार्टिन वेंट टू लिव इन अ हैमलेट, वो वहां रहने गए, बट इट वॉज अ विलेजी पैरेट, सो मार्टिन बॉट अ पैरेट। अब ये मन करेगा कि वन के बाद क्यों हम डाल दें, नहीं, सो लगा हुआ है ना, वहां हर घर में, देयर का मतलब जगह, वही हैमलेट, वो बस्ती होता है, छोटी बस्ती, वहां हर घर में कस्टम के तौर पे, परंपरा के तौर पे पैरेट होता था। नेबर ने कहा कि एक आप भी पैरेट खरीद लीजिए, वो पैरेट खरीदे, और वो पैरेट बहुत लेजी था। तो पी नंबर तो अंतिम जाएगा ही, पी को तो मेरे को लास्ट ही रखना होगा ना। अगर आप ध्यान दो तो पी हैज टू बी द लास्ट वन। और आप अपना ऑप्शन जरा ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आप डालेंगे, क्योंकि पी को लास्ट डालना होगा, सो आपका आंसर जाएगा यहां पे। अब मैं ये नहीं कर सकता, देखो जरा, मैं जैसे सोचा था कि एस पहले होना चाहिए था, अब इसका एकदम सही से होता, लेकिन वो ये नहीं डाला है, पी को अंतिम में बस एक ही जगह रखा हुआ है, तो जो एस आर होना चाहिए था वो आर एस है। यू हैव टू टॉलरेट दैट। नेक्स्ट, ध्यान दो, इट इज एक्सेप्टेड, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, और एक्सेप्ट कौन करेगा, ये तो ये हो गए डूअर। तो जब आप वर्ब लगा रहे हो और यहां डूअर बना रहे हो और वर्ब पैसिव में, तो इसके जगह पे बाई रखते हैं, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज, या हम उस वर्ब को हटा देते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल कर देते हैं, तो फिर एक्सेप्टेबल के साथ टू लग जाएगा, इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। सो या तो एक्सेप्टेड बाय, नहीं तो एक्सेप्टेबल टू, दोनों में से कोई एक डालना होगा, या तो एडजेक्टिव, और नहीं तो वर्ब रखते हो तो बाय लगाना पड़ेगा। आई होप ये सही रहा होगा।
ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट डैश अ चार्ज, वो रंगे हाथों पकड़ाया और आरोप से इनकार नहीं कर पाया। अब जरा ध्यान देना, रिवोक का मतलब होता है एब्रोगेट, किसी नियम या कानून को समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना नियम या कानून को। रिफ्यूज कोई काम करने से मना करना। रिब्यूक किसी को डांटना, रेप्रिमांड, रेप्रिमांड। और रिफ्यूट और एक और वर्ड रिबट का मतलब होता है डिनाई करना, किसी आरोप या अफवाह का खंडन करना। ध्यान देना, डिनाई का मतलब रिफ्यूज नहीं होता है। मैं आपको कोई काम करने के लिए बोलूं, आप मना करो, दैट इज रिफ्यूज। बट मैंने आपसे कोई आप पे कोई आरोप लगाया और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुमने किया है, तो वो जो कर रहे हो वो तुम, यू आर नॉट रिफ्यूजिंग इट, यू आर डिनाइंग इट, यू आर रिबटिंग इट, यू आर रिफ्यूटिंग इट। सो आरोप या अफवाह का खंडन करने को डिनाई, रिबट और रिफ्यूज। क्योंकि डिनाई वर्ड को बहुत बार पूछा है और हम लोगों को मना करने के सेंस में रिफ्यूज का इक्विवेलेंट नजर आता है। डिनाई और रिफ्यूज इक्विवेलेंट नहीं है। कोई काम करने से मना करो रिफ्यूज, किसी आरोप अफवाह का खंडन करो तो डिनाई। ये ध्यान से रखना क्योंकि 4-5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये। फेल फाउल ऑफ, ये ऑफ भी इसमें आएगा, किसी से झगड़ा कर लेना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, जरा ध्यान देना। हेलस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ मेनी ओनियन लाइक लेयर्स ऑफ आइस। जो हेलस्टोन होते हैं उसमें प्याज की तरह बहुत सारे लेयर होते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है until the hailstone is too heavy to be lifted and then it drops to the, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसके पहले तो प्रोसेस बताया हुआ होगा, ये तो हेलस्टोन का है। तो आपका पी नंबर तो कहीं शुरू में तो जाएगा नहीं, यहां देख लो। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी तो वैसे भी QPSP दिया हुआ है, तो वैसे भी वो गलत हो गया तुम्हारा। पी तो कभी शुरू में जाएगा नहीं, प्रोसेस को आगे पहले कंटिन्यू करो। अब जरा ध्यान दो, इन सर्टेन वेदर कंडीशंस स्मॉल क्रिस्टल आइस क्रिस्टल्स ड्रॉप टू फॉर्म अ क्रिस्टल, छोटे छोटे बूंद गिरते हैं और एक बड़ा सा क्रिस्टल तैयार होता है। अब जरा उसके क्यू के बाद तुम जिसको रखोगे वो तुम्हारा कौन सा होगा, पी कि आर? आर में देखो तो सम ऑफ द मॉइस्चर फ्रीजेज ऑन टू द क्रिस्टल, कुछ मॉइस्चर क्रिस्टल में फिर जमता है, फॉर्मिंग अनदर लेयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ रहा है, सेंटेंस नंबर 1 का। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, इसके बाद एक और लेयर फॉर्म करना है। सो सारा होने के बाद प्रोसेस कंटिन्यू करता है और तब तक जब तक कि वो पृथ्वी पर गिर नहीं जाए। सो आंसर इज तुम्हारे पास सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने अगर बनाया होगा, you should be happy with your performance. Arun has written a newspaper report on the inauguration. A newspaper report on the inauguration of has been written. यहां रिपोर्ट सब्जेक्ट है तो हैव बीन वहां लग गया, वहां हैड बीन लग गया, वहां पे इज रिटन लग गया। सो तुम्हारे पास डी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आसान था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लाउड इंसिडेंट चैटर वरीज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अब जरा देखो, एनवाइज, एग्रेवेट, इरिटेट, सबका मतलब वो ऑलमोस्ट वही होता है, वरीज का खाली काट दोगे तो। अब अगर आप ये सिचुएशन देखो कि अगर कोई आदमी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और चैटर मतलब होता है बातचीत, आदमी चिल्ला चिल्ला के लगातार उसके बगल में कोई बात कर रहा है, तो उसको क्या फील होगा? नेचुरली इरिटेशन ही होगा ना। एंड नॉइज तो किसी भी बात पे हो सकता है, लेकिन जब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है
उस समय में कोई चिल्ला रहा है तो वो इरिटेशन पैदा करेगा, खीज। एंड wrongly spelled word, the word is alliteration. एलिटरेशन होता है, इसको हिंदी में जो बोलने से उसकी हिंदी निकालने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है, हिंदी से कोई मतलब नहीं बनता। ये अलंकार है, हिंदी में अलंकार जो होता है जिसमें सारे शब्दों का शुरुआती साउंड सेम होता है। हम लोग बचपन में करते थे ना, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को इत्यादि। तो सब च से शुरू हो रहा है। खिड़की के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, पता नहीं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां टाइप से, हर लेटर ख से शुरू हो रहा है, उसी को एलिट्रेशन कहा जाता है। अलाउंस हो गया, जो किसी को सैलरी के अलावे मिलता है। अलमाइटी मीन्स गॉड। और एल्मनेक एक ईयर बुक होता है जिसमें आने वाले साल का प्रोग्राम पूरा दिया रहता है, किस उसमें किस मंथ में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एल्मनेक, ईयर बुक। 25 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और जहां जहां क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, मेरी नजर वहां होती है कि आपने उसको हैंडल कैसे किया है, क्योंकि अगर हैंडल कर रहे हो तो तुम मेंस की भी, मेंस का भाई अपने आप को प्रैक्टिस दे रहे हो। थैंक यू, अगले सर के साथ मिलते हैं फिर से। सो नाइस ऑफ यू।